नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल संरक्षण की दिशा में कई पहल की शुरुआत कर रहे हैं। इसी कड़ी में पंचकुला में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की ओर से 2 दिवसीय जल संगोष्ठी उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पानी का सही उपयोग करने के लिए भूमि सुधार पर भी काम करना होगा और पानी के संग्रह के साथ साथ उसके प्रबंधन के लिए काम करने की आवश्यकता है। देखिए एक खास रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश में जल संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बड़े और अहम फैसले ले रहे हैं और इन फैसलों से प्रदेश के नागरिकों का चहुमुखी विकास भी हो रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को पंचकुला में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की ओर से 2 दिवसीय जल संगोष्ठी उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में नागरिकों से आह्वान किया कि आज के समय में पानी की उपलब्धता, मांग और पूर्ति के लिए जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन सहित पानी के समुचित उपयोग की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सभी का दायित्व बनता है कि जिस प्रकार हमें विरासत में हमारे पूर्वजों ने पानी दिया है, उसी तरह हम भी आने वाले पीढ़ियों को विरासत में जल दें। इसके लिए पानी बचाना ही एकमात्र उपाय है और ये जन भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए सरकार के साथ नागरिकों को भी इसमें सहयोग करना होगा और अपने अपने स्तर पर पानी बचाने की मुहिम को मिशन मोड में लाना होगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि संयोग से ये संगोष्ठी उस समय हो रही है जब किसानों के मसीहा और उनकी चिंता करने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल हमारे बीच नहीं रहे। वे सदैव किसानों की बात करते थे। पिछले वर्ष जब मैं उनसे मिलने अस्पताल गया था, उस समय भी उन्होंने मुझसे किसानों का ध्यान रखने की बात कही थी। ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देते हुए जल संगोष्ठी उन्हें समर्पित है। और आज एक ऐसा दिन भी है कि किसानों के बहुत बड़े पैरोकार, मैं कहूंगा किसानों के मसीहा, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब, केंद्र में भी वो मंत्री रहे, आज हमारे बीच वो नहीं रहे हैं। मुझे अचानक याद आया कि पिछले जून में वो अस्वस्थ हुए, इसी प्रकार से अचानक ज्यादा ही अस्वस्थ थे, तो मैं अस्पताल में उनको पूछने के लिए गया। बेड रिडन थे, हालचाल पूछा। उन्होंने एक ही वाक्य कहा, सीएम साहब कैसे है? मैंने ठीक है। हरियाणा में सब लोग ठीक हैं? ठीक हैं। किसानों का जरा ध्यान रखना। यानी ऑलमोस्ट ही वाज बेड रिडन। जैसे अभी स्थिति रही उसी प्रकार की स्थिति उस समय उनकी बन गई थी, लेकिन ऐसे अवसर पर भी उन्होंने किसानों को याद किया कि किसानों की चिंता करना। तो मैं समझता हूँ आज की इस जलगोष्ठी संयोग ही ऐसा है, आज का दिन वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो मैं तो चाहूंगा कि ये जो जल संगोष्ठी है ये उन्हीं को समर्पित की जाए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के पास प्राकृतिक रूप से कोई पानी का स्रोत नहीं है। पानी का संग्रहण कर हमें भविष्य के लिए सहेजना होगा। हरियाणा में केवल वर्षा का पानी और पहाड़ों से प्राकृतिक तौर पर प्रवाहित होने वाला पानी ही हमारा मुख्य स्रोत है। हरियाणा में अगर वर्षा की बात की जाए तो यहाँ 5 इंच यानी 150 मिलीमीटर औसतन वर्षा होती है। इसके अलावा यमुना नदी से पानी की पूर्ति होती है। सतलुज, रावी, व्यास का पानी भाखड़ा डैम के माध्यम से हमें मिलता है। 3.5 MAF पानी SYL के कारण हमें नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में हरियाणा में पानी की उपलब्धता 20 MAF है, जबकि मांग 34 MAF है और इस 14 MAF के अंतराल को पूरा करना हमारे लिए चुनौती है। मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो एवरेज 5 इंच वर्षा अर्थात 150 मिलीमीटर के आसपास, अगर मैं आंकड़ा गलत नहीं बोल रहा, तो ये हमारी एवरेज है। अब वो है तो उसका जितना एरिया उस पर पानी जो पड़ेगा वही हमें उपयोग में आएगा। दूसरे
के क्षेत्र का अगर नेचुरल फ्लो है पहाड़ से, वो तुम्हें मिलेगा, नदियों के माध्यम से मिलेगा। और संयोग ऐसा कि नदियां भी, अब पंजाब का बंटवारा होकर हरियाणा से जब से बना, तो हमारे पास सीधी नदी तो केवल यमुना या फिर छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज वही आती हैं। यमुना में भी एक शेयर मिलता है हमको, सारा वो नहीं मिलता। या फिर रावी ब्यास, सतलुज रावी ब्यास, उसका भी शेयर भाखड़ा डैम के माध्यम से हमको मिलता है। इससे ज्यादा हमारे पास स्कोप नहीं है। हम देख रहे हैं कि जैसा वो पानी का भी बंटवारा, 3.5 MF पानी हमको जो भाखड़ा से मिलना है या रावी ब्यास का जो मिलना है, वो भी पूरा एसवाइल के निर्माण के ना होने के कारण से वो हमें मिल नहीं पा रहा। यमुना का पानी भी वर्षा में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन जो सर्दी का समय है, जब पानी बहुत कम होता है, तो हमारे अपने पीने के लिए भी बड़ी मुश्किल होती है। उसमें से दिल्ली को भी सुनिश्चित पानी हमको देना पड़ता है। तो अर्थात जो वर्षा के दिनों में पानी की अधिकता है, उसके संग्रह का सिस्टम हमको बनाना पड़ेगा कि उस संग्रह को, चाहे हमारे अपनी जमीन पर पानी आए, चाहे यमुना में पानी ज्यादा आए, उसका संग्रह हम ज्यादा कैसे कर सकते हैं। इसका जो मात्रा है वो हमारी सीमित है, उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो ये जो गैप है प्राप्ति में और उपयोग में, इस गैप को फिलअप करना, ये भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। अब ये किस प्रकार से करेंगे? जितना पानी का हम उपयोग कर रहे हैं, जैसा बताया कि हमारी आवश्यकता 34 MAF की खेती की है और मिल रहा है हमको कितना? टोटल 20 MAF, जिसमें से 4 से 5 MAF तो हमको सीधा वर्षा से मिलता है, बाकी नदियों से मिलता है। जितना जमीन में पानी जाता है उससे ज्यादा हम दोहन कर रहे हैं, 139% दोहन कर रहे हैं हम, जो कि किसी भी एरिया का सर्वाधिक दोहन का एक पैरामीटर। हमारे ब्लॉक्स डार्क जोन में आते जा रहे हैं। 2004-05 में 55 ब्लॉक डार्क जोन में थे और अभी आज 2020 में 85 ब्लॉक डार्क जोन में है। क्यों मैडम? 30 ब्लॉक डार्क जोन में बढ़ गए हैं। अगर इसी प्रकार से बढ़ता चला गया तो पानी नीचे का भी मिलना बंद हो जाएगा हमको। इसलिए ये पानी की प्राप्ति नदियों से चाहे मिले, वर्षा से चाहे मिले, उसको संग्रह करना, फिर उपयोग करना, उपयोग के बाद अब जो विधाएं आ गई हैं नई, उसमें उसको ट्रीट करना। ट्रीटमेंट के ऊपर भी हमको उसका पूरा उपयोग यानी पूरा ध्यान करना पड़ेगा, ताकि ये ट्रीटेड वाटर बहुत से क्षेत्रों में इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारी प्राप्ति 20 MAF की है और हमारी आवश्यकता 34 MAF की है, तो ये 14 MAF उसी 20 को अगर रिसाइकल करके हम पूरा कर सके तो वही एक रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। पानी बना नहीं सकते हम, बिल्कुल नहीं बना सकते। पानी जैसा है वैसा है, और पानी को वर्षा भी जैसे होनी है वो नेचुरल तरीके से होनी है। हम वर्षा नहीं पैदा कर सकते, ठीक है। कुछ साइंसदानों ने ऐसा किया है कि नेचुरल एक आर्टिफिशियल रेन के कुछ प्रयोग चलाएं, वो नहीं, बात मात्रा में नहीं हो सकता। बहुत कहीं एक प्रयोग के रूप में कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा। हम जैसा चाहें जहां चाहें वर्षा हो जाएगी, जितनी हम चाहें उतनी हो जाएगी, संभव ही नहीं है। वो तो एक वेदर का एक साइकिल है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से वो भी चेंज हो रहा है, उस पर भी अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। कभी ये वर्षा फसल पकी मार्च अप्रैल में आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी वर्षा के का मानसून सीजन में इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाढ़ आने का खतरा हो जाता है। तो हमें इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, और रेगुलेट करके उसको मैनेज करके तब हम आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। साथ ही पानी की मांग और उपलब्धता के अंतराल को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के नागरिकों से आह्वान किया। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। पंचकूला में 2 दिवसीय जल संगोष्ठी कार्यक्रम का उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने जल संगोष्ठी कार्यक्रम को किया संबोधित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों से आह्वान किया, पानी की उपलब्धता, मांग और आपूर्ति पर ध्यान देने की आवश्यकता। पानी का संग्रहण कर हमें भविष्य के लिए सहेजना होगा। पानी के समुचित उपयोग के लिए 3R की आवश्यकता। रिड्यूस, रिसाइकिल और यूज की अवधारणा को अपनाने की आवश्यकता। वर्षा के पानी का संग्रह और भूजल रिचार्जिंग के लिए करना होगा काम।
नई तकनीकों का अध्ययन कर रिट्रीटेड वाटर को पीने योग्य बनाने की दिशा में कदम। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने सिंगापुर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर ट्रीटेड वाटर पीने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, जबकि हम अभी सिंचाई और अन्य उपयोगों के लिए रिट्रीटेड वाटर का उपयोग कर रहे हैं। हमें भी नई नई तकनीकों का अध्ययन करें, इस दिशा में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, पानी की मांग और उसके उपयोग को रेगुलेट करने के साथ साथ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, तभी हम पानी को बचाने में सफल हो सकेंगे। पिछले दिनों सिंगापुर जाना हुआ, मेरा वाटर पार्क है वहां, तो उस वाटर पार्क में उन्होंने बॉटल्ड वाटर रखा हुआ था। तो हम तो ये गए कि जैसे जाते ही थोड़ा विश्राम करने के लिए आदमी कहता है बैठे, पहले चाय पिए पानी पिए। हमने समझा ये पीने के लिए पानी होगा, चाय आएगी, बैठा रहे और उसके बाद फिर अंदर दिखा के लाएंगे। तो उन्होंने बैठते ही कहा कि ये पानी देख रहे। मैंने कहा, कह लगे हमारे प्लांट का ट्रीटेड वाटर है ये, और प्लांट का ट्रीटेड वाटर वहां पीने में कहीं कहीं किसी किस्म की दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है, इस लेवल तक का है। हम अभी सिंचाई के लिए भी कैसे 10 BOD से पानी और क्वालिटी इसकी अच्छी हो उस पर लगे हैं, और उनका BOD तो शायद 0 या 1-2 ही होगा। तो कॉस्ट पड़ती है, लेकिन पानी की कीमत के बदले में वो कॉस्ट कुछ नहीं है। हम सब कुछ करने के लिए अपनी योजनाओं को बढ़ानी चाहिए। इस पानी का रेगुलेशन, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी हमको मजबूत ताकि वेस्ट ना जाए पानी। पिछले दिनों इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हमारा चैनलाइजेशन का जो कार्यक्रम है, लगभग 2,500 करोड़ रुपए की योजना हमने बनाई थी, खास करके यमुना नहर की, उस पर काम चल रहा है। अभी भी 3 दिन पहले मूणक हेड के ऊपर एक पैरेलल दिल्ली ब्रांच का मैं शिलान्यास करके आया हूं, हालांकि काम शुरू हो चुका है उसका। हमने दक्षिण हरियाणा में भी जो लिफ्ट इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स भी चलाए हैं। वेस्टर्न यमुना कैनाल का दोनों जो नहरें हैं उनका काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की आपूर्ति, इसके प्रबंधन और पानी की चोरी को रोकने के लिए RTDAS सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अब तक 180 RTDAS लगाए जा चुके हैं, जिससे विभाग की ओर से निगरानी रखी जा रही है कि किस स्थान से कितना पानी छोड़ा जा रहा है और अगले स्थान पर उतना पानी पहुंच रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की ओर से भूजल की गहराई का पता लगाने के लिए 1700 पीजोमीटर लगाए जा चुके हैं, लेकिन भूजल दोहन और उसके उपयोग की भी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए और 6 माह या साल भर में भूजल का आकलन किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पानी की आपूर्ति करनी पड़ेगी, जिसके लिए हर घर नल से जल के एक अभियान चलाया गया है। खेत में आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने के लिए हमको सुविधा होगी, हम उसमें चोरी नहीं होने देंगे। जितना पानी है उसका अच्छा प्रबंधन, अच्छा उपयोग। फिर इसके प्रबंधन में हमको मेजरिंग सिस्टम ये भी अपने करने पड़ेंगे। हर स्थान के ऊपर पानी जो है, कितना पानी जाना चाहिए, कितना जा रहा है, आखिर उसकी प्लानिंग तो हम करते ही हैं। RTDAS ये जो रेगुलेशन का सिस्टम बनाया है, कुछ पॉइंट्स पर लगा है, सारे प्रदेश में भी नहीं लगा पाए हैं। कितने RTDAS लगाए होंगे हमने? 180 हो गए हैं, ताकि किस पॉइंट पर कितना पानी हमको छोड़ना है और कितना जा रहा है उसका डाटा हमारे पास ऑनलाइन होना चाहिए। कई बार शिकायतें आती हैं कि इधर पानी ज्यादा छोड़ दिया, इधर कम छोड़ दिया, इसकी स्पर्श लग गई, उसने दबाव डाल दिया, वहां हेराफेरी कर दी। फिर एक जगह जितना छोड़ा, आगे उसके चैनलाइज अलग अलग चैनल्स हैं, सब मिलाकर के उतना आगे बढ़ रहा है या रास्ते में किसी ने चोरी कर लिया। जमीन का पानी, इसका भी समय समय पर हम हर एरिया का उसका मेजरमेंट हमको रखना पड़ेगा। किस एरिया में कितना पानी नीचे जा रहा है, आज क्या लेवल है, 6 महीने बाद, साल बाद क्या होगा, उसी में से हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारी जो जल संसाधन अथॉरिटी मैडम केशनारायण अरोड़ा जी, इन्होंने अच्छा प्रयोग किया। पीजोमीटर, लगभग 1700 पीजोमीटर लग चुके हैं। इतना ही है, बड़े तो नहीं कुछ, 1700 हो गए हैं। कितने की योजना है हमारी है? सभी गांव, 6500 गांव में, गांव लेवल पर हमको पता लगना चाहिए कहां पानी ज्यादा निकाला जा रहा है, ताकि हम उसका कोई प्रबंधन कर सकें। इसके लिए जो कोई नियम बनाना पड़ेगा, नियम बनाएंगे, जो उसके ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगानी है वो भी लगाएंगे। क्योंकि पानी को अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया, और जनता का मानस ये है, ठीक है पानी पर क्या पैसा लगता है, पानी जितना मर्जी यूज करो, लेकिन रेगुलेट करने के लिए उसका कंसिडरेशन भी एक सिस्टम होता है, उसको करना पड़ेगा। शहरी हमारे डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं, टाउन कंट्री प्लानिंग है और लोकल बॉडीज है, उन्होंने उस पर ध्यान देना शुरू किया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी
क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको पता है कि वो कठिन बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा काम हमको करना पड़ेगा जन भागीदारी, क्योंकि ये सब कितना ही हम अपने यहाँ इन हाउस योजनाएं बना लें, प्लानिंग कर लें, कितने ही नए नए प्रयोग कर लें, कितना ही बजट खर्च कर लें, लेकिन जनता का सहयोग अगर इसमें नहीं होगा तो चीज सफल होने वाली नहीं है। तो जनता में एक अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी कि पानी ये हमारे लिए भी है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी है। अब पानी की आवश्यकता है, पूर्ति करनी पड़ेगी। घर घर, हर घर जल, नल से जल, एक अभियान चलाया है। अब उसमें से कोई कहे कि पानी ज्यादा लगता है, ऐसा नहीं है। देखा जाए तो अगर सिस्टम कारगर हो गया तो उससे पानी बचेगा, क्योंकि जितने भी इससे पहले पानी का जो गांव में हम लगाते हैं, उसकी जो पोस्ट लगती है अलग से, उसके अंदर पानी अंधाधुंध चलता है, बिना रोक टोक के चलता है, नालियां भरी रहती हैं। गांव के अंदर तो पानी को चलाने के लिए नीचे भी खींचो या अपने वाटर वर्क से लाओ, जितना पानी है बहा दो, शाम को खाली करो, फिर भरो उसको। लेकिन उसका उपयोग करने के लिए अगर हमने हर घर नल से जल अगर ये किया है, तो पानी का उपयोग जितना उतना ही वो करेगा परिवार का आदमी। तो ऐसा इसका उपयोग भी हमको चेक करना पड़ेगा। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानी का सही उपयोग करने के लिए भूमि सुधार पर भी काम करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में नदियों को मां का दर्जा दिया गया है। इस अवसर पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी, मुख्यमंत्री के सलाहकार देवेंद्र सिंह, 10 विभागों के प्रशासनिक सचिव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन संरक्षण कार्यक्रम के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों से अपील करते हुए कहा कि जल संरक्षण के लिए पिछले साल जिस तरह से अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती की है, उसी तरह इस साल भी धान की जगह कम पानी वाली खपत की फसलों की खेती करें। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 दिवसीय जल संगोष्ठी उद्घाटन सत्र के आयोजन के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जल के उपलब्धता पर विशेषकर ध्यान की जरूरत है। पिछले 8 साल में हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण को लेकर कई योजनाएं बनाई हैं, जिस पर लगातार काम किया जा रहा है। देखिए, जैसे हमको मालूम है कि जल का अपना एक महत्व है। जो कहा जाता है कि जल ही जीवन है, और जिस प्रकार के आगे हमको संकट दिखाई दे रहे हैं, उसमें जल की उपलब्धता, जल का उपयोग और उसमें जो आने वाली कमी है, इसको अगर हम आज ही विचार नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य ये बहुत ही एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि अंधकारमय है। तो हमने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सी योजनाएं पिछले 8 से 9 साल में बनाई भी हैं। 2 साल की हमने द्विवार्षीय जल प्रबंधन योजना पर भी काम किया। उन सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर अब इस जो जल गोष्ठी है, इसको प्रधानमंत्री जी ने भी अमृत जल क्रांति ये नाम दिया है। तो उस अमृत जल क्रांति के अंतर्गत अभी भी काम करना जो शेष है, 10 विभागों की ये गोष्ठी हमारी है। उसके अंदर पानी की प्राप्ति जो हमको हो रही है, उसमें जहाँ जहाँ अड़चनें और कैसे उसको ठीक किया जाए, खास करके जो हमारे प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और हमारा जो शेयरिंग है वो उत्तर प्रदेश के साथ भी है, राजस्थान के साथ भी है, पंजाब के साथ है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी विचार सब हुआ है। फिर उस पानी का कैसे हम ज़्यादा ज़्यादा संग्रह कर सकें, पानी की रिचार्जिंग करके ज़मीन के अंदर पानी को ज़्यादा ज़्यादा कैसे भेज सकें, क्योंकि ज़मीन में पानी जितना रिचार्जिंग होती है अभी उसका दोहन ज़्यादा हो रहा है। पानी का जो डिप्लेशन है, उसका जो लेवल है बहुत नीचे जा रहा है। जो पानी हम उपयोग करते हैं उस पानी को दोबारा से प्रोसेस करके और उसको रीयूज़ करने के लिए उसके प्रबंध क्या क्या किए जाएँ। एग्रीकल्चर में फसलों में पानी का उपयोग कैसे एक सिस्टमेटिक ढंग से हो, कम कैसे कर सकें, खास करके धान के अंदर जो हमने योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो DSR की हैं और चाहे मेरा पानी मेरी विरासत है, उसमें धान की बुआई कम करके डाइवर्सिफाइड करके फसलों को उगाएं और उनका बिक्री, उनकी मार्केटिंग, इसकी व्यवस्था करें। तो ऐसे मल्टीपल इश्यूज़ हैं। उन सब विषयों पर एक चिंतन मंथन आज सारा दिन चला है, कल भी सारा दिन चलेगा, और फिर उसमें से अपना अपना विभाग जो आज कुछ विचार कर रहे हैं उसकी फाइनल योजनाएं बनाएंगे। उसके अंदर कितना खर्च आएगा, बजट का प्रबंध कहाँ से होगा, ताकि हम अगले 1-2 साल इसके ऊपर पूरा काम करके कम से कम 2025 तक हम इस पर काम करके और पानी की आवश्यकता की पूर्ति कैसे कर सकें। क्योंकि पानी बनाया नहीं जा सकता, जितना है उतना है, आवश्यकता बढ़ती जा रही है।
तो बढ़ती आवश्यकता के चैलेंज को स्वीकार करके और अपनी योजना जो बनानी शुरू की। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं क्योंकि इसमें पानी की बचत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार के साथ साथ नागरिकों को भी इसमें सहयोग करना होगा और अपने स्तर पर पानी बचाने की मुहिम को मिशन मोड में लेना होगा। किसानों को यह कहा है कि जैसे पिछले साल 2 सालों में लगभग 1.5 लाख एकड़ और धान की बिजाई कम की गई है, इसको और बढ़ाया जाए। DSR डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, इसको कैसे बढ़ाया जाए ताकि उसमें पानी की बचत होती है। माइक्रो इरिगेशन का एरिया कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर इंसेंटिव्स हम दे रहे हैं और उसकी अवेयरनेस अभी उतनी ज़्यादा नहीं है, उस अवेयरनेस को हम करेंगे और अवेयरनेस के साथ जो इंसेंटिव सब मिला करके। और पानी की चिंता वास्तव में आम आदमी को तो है, लेकिन जो छोटा किसान है, जो जिसकी आजीविका है खेती के ऊपर है, तो वो उसकी चिंता उतनी नहीं होती है। हम उसको कंपनसेट करके उससे भी पानी कम उपयोग इसका आह्वान करेंगे और मैं समझता हूँ कि जितनी सफलता हमको मिली है, हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया है, इसकी प्रशंसा सर्वदूर। हमारा चाहे वो केंद्रीय वाटर जो हमारा डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री जी या अन्य जो संस्थाएं हैं, उन सब ने इसकी प्रशंसा की कि हरियाणा में पानी का काम अच्छा हो रहा है। हमारी जो पॉन्ड अथॉरिटी है वो भी इस पर काम कर रही है। लगभग 18,000 तालाब उनको रेनोवेट करना है। हमारा जो इरिगेशन का चैनलाइजेशन सिस्टम है उस पर भी 2,500 करोड़ रुपए की 3 साल पहले हमने योजना बनाई थी, खास करके वेस्टर्न यमुना कैनाल की। वो भी काफ़ी मात्रा में मैं समझता हूँ पूरा काम उसका हो जाएगा। हरियाणा की मनोहर सरकार के प्रयास से हरियाणा का कोना कोना विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला स्थित शिक्षा सदन में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय बैठक की। बैठक आयोजन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों के कई बड़े निर्देश भी दिए। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश का कोना कोना विकसित हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही मनोहर सरकार बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रदेश के हर क्षेत्र में स्कूल खोलने का काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 NCF को लेकर एक अहम बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्कूली पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा की ताकि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 के अनुसार बच्चों का चरित्र निर्माण भी किया जा सके। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज के समय में नैतिक शिक्षा को दैनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की आवश्यकता है ताकि बच्चे बचपन से ही ज्ञानवान बनने के साथ साथ संस्कारवान भी बने। उन्होंने कहा कि इस दिशा में बढ़ते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश में वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हर एक बच्चे को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने और ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि पीएम श्री योजना के तहत प्रदेश में पीएम श्री स्कूल स्थापित करने की दिशा में भी कार्य योजना तैयार कर जल्द से उसे क्रियान्वित किया जाए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि वर्तमान राज्य सरकार 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान के लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई आमूलचूल परिवर्तन किए। आज हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी पीछे नहीं है। बैठक में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो वहीं देश के वयोवृद्ध राजनेता पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो चलिए ट्वीट के जरिए समझते हैं कि अपने सीएम ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश के वयोवृद्ध राजनेता पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल पहुंचकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और वहां उपस्थित उनके परिजनों को ढाढ़स बंधाया। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के देहावसान से आज भारतीय राजनीति के एक ऐसे युग का अंत हो गया जिसने देश की आजादी से
लेकर 21वीं सदी तक बनते और बदलते भारत को देखा। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है सी, 22 सितंबर 2021। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से ऋषभ शर्मा। ऋषभ, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए, परिवारों की आर्थिक मदद, बी, परिवार के सदस्यों को नौकरी, सी, दोनों ही, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।